हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है आशीष और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक स्टोरीज। नमस्ते सर, मैं अनुराग दास गुप्ता। आज से यहाँ पर टिकट चेकर के तौर पर मेरी नाइट ड्यूटी लगी है। अपना चश्मा निकालकर अपने कोट में रखते हुए सीनियर अधिकारी मंडल कहता है, नमस्ते अनुराग, ये लो, इस रजिस्टर में अपनी एंट्री कर लो और ये आने जाने वाली सभी गाड़ियों का टाइम टेबल है। आज तुम्हारा पहला दिन है। वैसे रात के वक्त इस स्टेशन पर कम ही गाड़ी आती जाती है और यहाँ ज़्यादा काम भी नहीं होता, तो काम का ज़्यादा टेंशन मत लेना। कल सुबह मिस्टर बनिक आएंगे चार्ज संभालने। अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट सर। अनुराग के पास स्टेशन का चार्ज सौंप कर मंडल हड़बड़ी में वहां से निकल गया। इस रेलवे स्टेशन पर आज अनुराग का पहला दिन था। रात के 12 बज रहे थे और टाइम टेबल के अनुसार रेलगाड़ी के आने का वक्त हो गया। अनुराग रजिस्टर लेकर बाहर आया। रेलगाड़ी ने हॉर्न दिया। और बिना रुके वहां से चली गई। अनुराग हैरान था। लोको पायलट ने गाड़ी क्यों नहीं रुकी, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अगली गाड़ी आधे घंटे बाद वहां से गुजरने वाली थी, इसीलिए वो अपने केबिन में चला गया। अंदर अनुराग रजिस्टर और टाइम टेबल चेक करने में लगा था। इतने में रेलगाड़ी ने हॉर्न दिया। अनुराग का ध्यान केबिन के खिड़की से बाहर गया तो उसने देखा कि एक लड़की रेलवे प्लेटफॉर्म पर भाग रही है। अनुराग चौंक गया और तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर दरवाजे के पास आया तो वहां उसने देखा कि सच में एक लड़की प्लेटफॉर्म पर भाग रही है और पीछे से तेजी से एक रेलगाड़ी आ रही है। अनुराग ने उसे आवाज लगाई, लेकिन उस लड़की ने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया और आगे भागती रही। रेलगाड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। अनुराग दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा। अनुराग उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचता कि इतने में वो लड़की फिसलकर प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गई। अनुराग कुछ कर पाता, इतने में पीछे से ट्रेन आकर उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गई। उस लड़की के खून के कुछ छींटे उसकी शर्ट और चेहरे पर उड़े। अनुराग ने कांपते हुए हाथों से जेब से अपना रुमाल निकाला और उससे अपने खून से रंगा चेहरा पोंछ लिया और अपने केबिन में आकर बैठ गया। अनुराग पूरी तरह से हिल चुका था। कुछ देर तक वो वैसे ही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद कांपते हुए हाथों से उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और गटगट कर पानी पीने लगा। लेकिन अगले ही पल सामने का नजारा देख डर के मारे उसके हाथों से पानी का ग्लास नीचे गिर गया। उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर उसी लड़की का आधा कटा हुआ शरीर अपनी हाथों की मदद से रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर मानो उसकी धड़कन थम सी गई। उसके पैर थरथर कांपने लगे। अनुराग किसी पुतले की तरह एक जगह पर जम सा गया। उस लड़की का आधा कटा हुआ शरीर अब उसके काफी नजदीक पहुंच चुका था। डर के मारे अनुराग हिल नहीं पा रहा था और बेबस होकर आने वाली मौत को देख रहा था। उस लड़की का आधा शरीर हवा में उड़ते हुए उसके पास आया और उसने अनुराग के सिर के दोनों तरफ अपने दोनों हाथों से जोर से मारते हुए उसका सिर किसी तरबूज की तरह फोड़ दिया। हर तरफ खून ही खून फैल गया। अनुराग का धड़ तड़पते हुए नीचे गिर पड़ा। सुबह हो गई और स्टेशन का चार्ज संभालने बनिक आया। उसने अंदर आकर देखा तो वो बुरी तरह से डर गया। वो भयानक नज़ारा देखकर बनिक बेहोश हो गया। जल्द ही वहां पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई। जितने मुंह उतनी बातें। जल्दी ये बात हर तरफ फैल गई। वहां पर रात में काम करने वाले कई टिकट चेकर्स को ऐसा ही भयानक अनुभव आया था। रात के वक्त लोग वहां जाने से डरने लगे। उस भयानक घटना के बाद वो रेलवे स्टेशन हॉन्टेड जंक्शन के नाम से जाना जाने लगा। रेलवे के रिकॉर्ड में भी ये बात दर्ज हुई। लोगों के मन में उस आधी कटी लड़की के भूत का डर इस कदर बढ़ गया कि लोग तो वहां दिन में भी जाने से डरने लगे।
स्टेशन पर काम करने वाले रेल कर्मचारियों ने भी डर के मारे वहां काम करने से मना कर दिया। डर के मारे वहां काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इसीलिए रेलवे ने उस स्टेशन को बंद कर दिया। उस गांव के लोगों को ट्रेन से सफर करने के लिए अगले गांव जाना पड़ता था। साल बीतते गए और लोगों की यादों से धीरे धीरे ये बातें धुंधली होने लगी। गांव में बनने वाली वस्तुएं, खेत की सब्जियां और अनाज आदि बेचने के लिए वहां के व्यापारियों को अगले गांव जाकर फिर वहां की ट्रेन से अपना माल दूसरे शहर भेजना पड़ता था। ये बात व्यापारियों के लिए काफी दिक्कत वाली थी और स्टेशन बंद होने की वजह से उस गांव से रेलवे का रेवेन्यू भी घटने लगा। ये सब प्रशासन और नागरिकों के लिए असुविधाजनक था। इसीलिए रेल नियंत्रण बोर्ड ने उस स्टेशन को फिर से शुरू करने का फैसला किया। पुराने ऑफिस और स्टेशन का फिर नए सिरे से निर्माण किया गया और कुछ ही महीनों बाद वो रेलवे स्टेशन लोगों के लिए फिर से खुला कर दिया गया। पैसेंजर्स और खास तौर पर रात में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ खास नियम बनाए गए और ये सुनिश्चित किया गया कि उन नियमों का सख्ती से पालन हो। इतने सारे इंतजामात करने के बाद भी जिसका डर था वही हुआ। एक और टीटी की मौत हो गई, लेकिन रेल प्रशासन ने इस बात का ख्याल रखा कि इस बात का ज्यादा हो हल्ला ना हो। बात को वही दबा दिया गया। रात के 8 बज रहे थे। प्रवीण ऑटो रिक्शा में रेलवे स्टेशन जा रहा था। प्रवीण की उसी रेलवे स्टेशन पर नाइट ड्यूटी लगी थी। रिक्शा के अंदर बैठा प्रवीण अतीत की यादों में खोया हुआ था। शाम का वक्त था। प्रवीण और उसका दोस्त पार्क में बैठे हुए थे। प्रवीण की हाल ही में रेलवे में नौकरी लगी थी और जल्द ही उसे ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इसीलिए वो अपने दोस्त से मिलने आया था। उसके दोस्त ने पूछा, तो प्रवीण, कहाँ की पोस्टिंग मिली है तुम्हें? प्रवीण कहता है, पुरुलिया जिले के रेल विभाग में पोस्टिंग मिली है और कल ही निकलना है। प्रवीण के मुंह से उस जगह का नाम सुनकर उसके दोस्त के चेहरे पर घबराहट के भाव छाने लगे। उसने थोड़ा डरते हुए कहा, यार प्रवीण, मैंने सुना है कि वो रेलवे स्टेशन भूतिया है। कहा जाता है कि ये स्टेशन बनने के कुछ सालों तक तो वहाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद वहाँ पर कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। मुझे तो डर लग रहा है और तेरी चिंता भी हो रही है। उसकी बातें सुनकर प्रवीण परेशानी भरे लहजे में कहता है, देख यार, तू मुझे डरा मत। वैसे भी इतनी दूर अकेला जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तू जैसा बोल रहा है वैसा वहाँ कुछ भी ना हो। तभी रिक्शा वाले ने ब्रेक लगाया और प्रवीण अतीत की यादों से बाहर आया। ऑटो रिक्शा वाले ने रिक्शा स्टेशन से कुछ दूरी पर रोकी। प्रवीण बाहर झांकते हुए कहता है, ये क्या, रिक्शा यहाँ पर क्यों रोकी? स्टेशन तो आगे है ना? रिक्शा वाला बेरुखी से कहता है, आपको यही उतरना पड़ेगा साहब, स्टेशन यहाँ से पास ही में है। वो देखिए। प्रवीण गुस्से से कहता है, अरे तो यहाँ पर क्यों रोक दी रिक्शा? स्टेशन के पास रुकनी चाहिए थी ना। चलो अब मुझे वहां तक छोड़ दो। रिक्शा वाला डरा हुआ था। वो इनकार करते हुए कहता है, नहीं साहब, मैं आगे नहीं जाऊंगा, आपको यहीं पर उतरना पड़ेगा। मजबूरी में प्रवीण नीचे उतरकर अपनी नाराजगी जताते हुए पूछता है, कितने पैसे हुए? मीटर में देखकर रिक्शा वाला कहता है, 60 रुपए। प्रवीण ने अपना वॉलेट निकालकर उसमें से 100 की नोट उसे दी, जिसे देखकर रिक्शा वाले ने कहा, साहब मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, तो आप मुझे 60 रुपए छुट्टे दीजिए। प्रवीण कहता है, मेरे पास भी छुट्टे पैसे नहीं है, बस ये 50 रुपए का नोट है। रिक्शा वाले ने 50 रुपए लिए और वहां से जल्दी से निकल गया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। प्रवीण को वो रिक्शा वाला थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे देर हो रही थी, इसीलिए उसे नजरअंदाज करते हुए वो स्टेशन की तरफ बढ़ता है। प्रवीण अब स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल रहा था। रेलवे स्टेशन अभी भी 4 से 5 मिनट की दूरी पर था। चलते चलते प्रवीण बड़बड़ाते हुए खुद से कहता है, क्या अजीब आदमी था, कह रहा था कि स्टेशन यहीं पास में है, यहाँ पहले से देर हो चुकी है। स्टेशन की तरफ जाने वाला रास्ता एकदम सुनसान था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बीच बीच में उल्लू और झिंगुरों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। उस अंधेरी रात में
हवा से होने वाली पेड़ों की शाखाओं की सरसराहट थोड़ी डरावनी लग रही थी। उस रास्ते पर केवल कुछ ही स्ट्रीट लाइटें जल रही थी, जिनमें से कुछ स्ट्रीट लाइटें बंद थी, तो एक स्ट्रीट लाइट जलते बुझते हुए उस अंधेरी रात को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। प्रवीण तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा था। थोड़ी देर बाद वो स्टेशन पर पहुंच गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। प्रवीण को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसकी जानकारी के अनुसार वहां पर उसे सीनियर ऑफिसर चैटर्जी मिलने वाला था और उसे स्टेशन का चार्ज सौंपकर और वहां का काम समझाकर बाद में जाने वाला था। प्रवीण अपने आसपास किसी को ढूंढते हुए आवाज लगाता है, कोई है? अरे भाई, कोई है यहाँ पर? तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। अचानक हुए इस अनपेक्षित स्पर्श से प्रवीण चौंक गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो एक आवाज आई, डरिए मत साहब, मैं हूं। उसे अंधेरे में किसी की परछाई दिखाई दी। प्रवीण ने डरते हुए उस आदमी से पूछा, कौन हो तुम? वो आदमी अंधेरे से रोशनी में आता है, जिससे अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। साहब, मैं अरुण, यहाँ का सफाई कर्मचारी। चैटर्जी साहब ने बताया था कि आप आने वाले हैं, इसीलिए मैं आपका इंतजार कर रहा था। प्रवीण इधर उधर देखते हुए कहता है, चैटर्जी सर कहाँ है? मुझे उनसे मिलना था। वही मुझे नाइट ड्यूटी का चार्ज सौंपने वाले थे। वो मुझसे बिना मिले चले गए। उसे समझाते हुए अरुण कहता है, चैटर्जी साहब तो शाम 6 बजे ही निकल गए। सिर्फ वही क्या, कोई भी यहाँ अंधेरा होने के बाद नहीं रुकता। उन्होंने मुझे बताया था कि आज रात से आप यहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन करने वाले हैं, इसीलिए आपको ये चाबियाँ देने के लिए मैं यहाँ पर रुका हुआ था। अरुण ने प्रवीण को चाबियाँ सौंप दी और उसे स्टेशन दिखाने लगा। स्टेशन पर एक टिकट काउंटर था और टीटी के लिए एक छोटा कैबिन था। प्रवीण ने खाली स्टेशन को देखते हुए पूछा, क्या यहाँ हमेशा ही इतनी शांति रहती है? यहाँ कोई आता जाता नहीं है क्या? अरुण अजीब निगाह से उसे देखते हुए गंभीर लहजे में कहता है, कोई आए या ना आए, पर वो जरूर आएगी। इतना बोलकर अरुण चुप हो गया। प्रवीण उसे सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछता है, मतलब कहना क्या चाहते हो? अरुण बात को घुमाते हुए कहता है, टेबल पर एक कागज रखा हुआ है जिस पर यहाँ काम करने वालों के लिए कुछ जरूरी नियम लिखे हुए हैं। अगर आप इन नियमों का सख्ती से पालन करते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। मेरा काम हो गया है, अब मैं चलता हूँ, कल सुबह आऊँगा। भगवान आपकी रक्षा करे। इतना बोलकर वो सफाई कर्मचारी भी वहां से चलता बना। प्रवीण उसे देखता ही रह गया। प्रवीण केबिन के अंदर आया। अंदर टेबल पर पेपर वेट के नीचे एक कागज रखा हुआ था। प्रवीण ने उस कागज को उठाया और बिना पढ़े ही बाजू में पड़ी हुई एक फाइल में रख दिया। प्रवीण की उस स्टेशन पर पहली रात थी। केबिन में बैठे हुए प्रवीण कुछ रजिस्टर अपडेट कर रहा था। तभी उसे ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। उस रात की पहली ट्रेन उस स्टेशन से गुजर रही थी। प्रवीण के पास मौजूद टाइम टेबल के मुताबिक उस ट्रेन को वहां पर रुकना था, पर वो ट्रेन बिना रुके सीधी आगे बढ़ गई। तभी प्रवीण ने देखा कि ट्रेन पकड़ने के लिए एक लड़की उस ट्रेन के पीछे दौड़ रही है। ये देखकर प्रवीण झट से अपनी कुर्सी से उठकर बाहर प्लेटफॉर्म पर आया, लेकिन जब उसने बाहर आकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसे लगा कि शायद उसे वहम हुआ होगा, इसीलिए वो वापस अपने केबिन में आकर बैठ गया। लगभग आधे घंटे बाद फिर से एक ट्रेन वहां से गुजरती है, लेकिन वो ट्रेन भी बिना रुके आगे बढ़ गई। ये सब चल क्या रहा है, ऐसा प्रवीण सोच ही रहा था कि उसे फिर से वही लड़की प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के पीछे भागती हुई दिखी। प्रवीण भी उसके पीछे भागा। प्रवीण ने उसे रोकने के लिए आवाज लगाई। कुछ दूर जाकर वो एक जगह रुक गई। प्रवीण उसके थोड़ा नजदीक पहुंचा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे देखकर प्रवीण सिर से लेकर पांव तक कांप उठा। उस लड़की का चेहरा और आंखें एकदम सफेद थी। शरीर पर खून लगा हुआ था। देखते ही देखते उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। सामने का वो भयानक नजारा देख प्रवीण के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। उसके पैर कांपने लगे और दिल जोरों से धड़क रहा था। वो हिम्मत जुटाकर वहां से भाग गया।
और दौड़ते हुए केबिन में आकर दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आने के बाद उसे उस सफाई कर्मचारी अरुण की बातें याद आई और उसने उस नियम लिखे कागज को ढूंढना शुरू कर दिया। प्रवीण को याद आया कि उसने वो कागज एक फाइल में रखा था। उसने झट से फाइल खोलकर उस कागज में लिखे नियमों को पढ़ना शुरू किया। नियम नंबर 1, रात को 10 बजे के बाद दरवाजा बंद रखे और सुबह तक किसी के लिए भी ना खोले। प्रवीण ने तुरंत दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया और कोई भी आसानी से दरवाजा ना खोल सके, इसीलिए वहां पर रखी कुर्सी और टेबल दरवाजे के पास चिपका कर रख दिए। प्रवीण आगे बढ़ता है। उसमें लिखा था कि अगर आपको उस लड़की के भूत ने देख लिया है तो सिर्फ दरवाजा बंद करने से काम नहीं चलेगा। प्रवीण ने इतना पढ़ा ही था कि इतने में किसी ने केबिन के दरवाजे पर जोरों से लात मारना शुरू कर दिया। प्रवीण ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो डर के मारी उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने देखा कि दरवाजे पर उसी लड़की के कमर से कटे हुए शरीर का पैरों वाला हिस्सा दरवाजे पर लात मार रहा है और ऊपर का आधा हिस्सा हवा में उड़ते हुए केबिन के आसपास मंडरा रहा है। वो दरवाजा अब ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। उस लड़की की प्रेतात्मा दरवाजा तोड़कर कभी भी अंदर आ सकती है, ये बात प्रवीण जान चुका था। उसने कागज में लिखा अगला नियम पढ़ा। नियम नंबर 2, अगर उस लड़की की प्रेतात्मा ने आपको देख लिया है तो नियम नंबर 1 लागू नहीं होगा। वो किसी भी पल दरवाजा तोड़कर अंदर आ सकती है। इससे बचने के लिए टेबल के ड्रॉअर में एक छोटी डिब्बी रखी हुई है जिसमें अभिमंत्रित नमक है। उस नमक को दरवाजे की चौखट पर छिड़क कर एक सीमा रेखा बना ले। प्रेतात्मा उस नमक को पार नहीं कर पाएगी। अब वो दरवाजा किसी भी पल टूट सकता था, इसीलिए प्रवीण ने तुरंत ड्रॉअर से नमक की डिब्बी निकाली और उस अभिमंत्रित नमक की दरवाजे के पास एक सीमा रेखा बनाई और पीछे हट गया। प्रवीण दीवार से चिपक कर खड़ा था और उसके हाथों में नियमों का कागज था। वो टूटते हुए दरवाजे को एकटक देख रहा था। थोड़ी देर में वो दरवाजा टूटकर बिखर गया, उसके 2 टुकड़े हो गए। वैसे ही उस लड़की की प्रेतात्मा अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन एक तेज बिजली के झटके के साथ वो पीछे हट जाती है। दरवाजे की चौखट पर मौजूद उस अभिमंत्रित नमक की सीमा रेखा ने उस प्रेतात्मा को रोके रखा था। उस लड़की की प्रेतात्मा बार बार अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन उस नमक की वजह से उसे अंदर प्रवेश वर्जित था। कभी दरवाजे के पास आकर तो कभी खिड़की से अंदर झांककर भयानक हंसी हंसते हुए उस लड़की की प्रेतात्मा प्रवीण को हर तरह से डरा रही थी और उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी जोरों की हवा चलती है जिससे दरवाजे की चौखट पर मौजूद उस नमक की सीमा रेखा बहती हवा की शक्ति से बिखर कर मिट जाती है। प्रवीण उस कागज को आगे पढ़ता, तभी हवा के एक तेज झोंके की वजह से उसके हाथ से नियमों का वो कागज छूटकर उड़ जाता है। अब उस प्रेत को अंदर आने से रोकने के लिए वहां पर कुछ भी नहीं था। उस लड़की का आधा कटा हुआ शरीर अपने दोनों हाथों की मदद से रेंगता हुआ केबिन के अंदर आता है। रेंगते हुए वो अपने पीछे खून की लकीरें खींच रही थी। बस अब खेल खत्म, अब नहीं बच सकते, ये बात प्रवीण जान चुका था। उसका वो कटा हुआ शरीर हवा में उड़ते हुए प्रवीण की ऊंचाई पर आकर रुक गया। वो प्रवीण को देखकर भयानक तरीके से हंस रही थी। प्रवीण को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। नियमों का वो कागज भी उड़कर बाहर चला गया था। वहां से भागना मुश्किल था क्योंकि सामने उसी लड़की का प्रेत मंडरा रहा था। प्रवीण भगवान को याद कर रहा था। एक ही पल में पूरी जिंदगी के सुख दुख के पल उसकी आंखों के सामने से पार हो गए। प्रवीण हर तरफ से फंस चुका था। वो प्रेत उसकी जीवन यात्रा कभी भी समाप्त कर देता। तभी प्रवीण को कुछ सूझा। उस लड़की का प्रेत प्रवीण को मारने के लिए आगे बढ़ा। वैसे ही प्रवीण ने उस डिब्बी में बचा हुआ अभिमंत्रित नमक अपने हाथ में लिया और बड़ी ही फुर्ती से उस पर छिड़क दिया। उस नमक का स्पर्श होते ही वो प्रेतात्मा आक्रोश करने लगी। उसका शरीर जलने लगा। वो तुरंत उड़कर दरवाजे से बाहर चली गई। यही मौका था प्रवीण के लिए वहां से भाग निकलने का। प्रवीण बिना वक्त गवाए वहां से भाग निकला। वो स्टेशन से बाहर जाने वाले रास्ते पर भाग रहा था और पीछे उस आधी कटी हुई लड़की का प्रेत उसका पीछा कर रहा था। प्रवीण अपनी जान हथेली पर लेकर भाग रहा था। कुछ दूर जाने पर
उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है, जिस वजह से उसकी आंखें चौंधिया गई। उसने मुड़कर देखा और वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तब उसने अपने आप को एक घर में पाया। वो एक बिस्तर पर लेटा हुआ था और सूरज की किरणें खिड़की से उस पर आ रही थी। वो बिस्तर से उठा और चलते हुए कमरे से बाहर आया। बाहर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। बुजुर्ग होने के बावजूद उनके चेहरे पर गजब का तेज था। प्रवीण को देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, जाग गए बेटा? प्रवीण के सिर में दर्द हो रहा था। उस आदमी ने प्रवीण को अपने पास बिठाया और उसे चाय का कप देते हुए कहा, थोड़ी चाय पी लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। गर्मा गर्म चाय पीकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। चाय का कप टेबल पर रखते हुए उसने पूछा, मैं यहाँ कैसे पहुंचा और रात को क्या हुआ था? मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, कल रात जब मैं अपनी गाड़ी से वहां से गुजर रहा था तब मैंने तुम्हें भागकर अपनी ओर आते हुए देखा और पीछे उस लड़की का प्रेत तुम्हारा पीछा कर रहा था। फिर क्या हुआ? प्रवीण ने बेसब्र होते हुए पूछा। तुम भागते हुए काफी दूर निकल आए थे और वहां पर उस प्रेत आत्मा की हद खत्म हो चुकी थी। प्रवीण कंफ्यूज था, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूछा, हद खत्म हो चुकी थी मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। और वो कौन थी? वो बुजुर्ग आदमी विस्तार पूर्वक बताता है। काफी सालों पहले की बात है। रेलवे के आउटर रिंग पर एक जवान लड़की का एक्सीडेंट हो गया था। कहते हैं कि दौड़कर ट्रेन पकड़ते हुए वो लड़की पैर फिसलकर नीचे गिर गई और ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई। तब से वो स्टेशन हॉन्टेड बन गया। रात में काम करने वाले कई कर्मचारियों को उसने अपना शिकार बनाया है, जिस वजह से ये स्टेशन कुछ सालों तक बंद भी रहा, लेकिन इसे फिर से शुरू कर दिया गया। रात के वक्त उस लड़की की प्रेत आत्मा वहां भटकती रहती है, इसीलिए अंधेरा होने के बाद उस तरफ कोई नहीं जाता। कहा जाता है कि जिस जगह पर किसी की समय से पहले मृत्यु होती है उस जगह पर उसकी आत्मा बन जाती है और वही जगह उसकी हद बन जाती है। ऐसी अतृप्त प्रेतात्माएं अपनी हद छोड़कर आगे नहीं जा सकती। जब मैंने तुम्हारा पोशाक देखा तब मैं समझ गया कि माजरा क्या है। ये सुनकर प्रवीण कांप गया। एक बड़ी मुसीबत से वो बच निकला था। उसने उस स्टेशन पर काम करने से साफ इनकार कर दिया और तबादले की अर्जी डाल दी, जिस वजह से उसे कुछ वक्त के लिए निलंबित किया गया। पर 3 महीने बाद उसे दूसरी जगह ट्रांसफर मिल गई। कई शिकायतों और परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए पुरातत्व विभाग ने उस रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर चेतावनी बोर्ड लगाया कि उस जगह सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है।